नमस्कार और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हमने 2025 में आगाज कर दिया है और 2024 खत्म हुआ है। आशा करता हूं कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग चर्चा में बात कर रहे हैं 1 जनवरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही 1 जनवरी जो कल था और 1 जनवरी 2025 के दिन आपने तैयारी को आगे पुश किया होगा। पर क्यों हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे 1 जनवरी 1818 के बारे में। एक ऐसा दिन जिसने भारत की मिलिट्री हिस्ट्री को तो चेंज किया है, पर भारतीय इतिहास में आज भी सामाजिक दृष्टिकोण से और राजकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका अंडरकरंट आज भी जीवित है। एक ऐसी घटना जहां 28,000 सेना के सामने कुछ चंद अंग्रेज ऑफिशियल्स और उनके साथ भारत के ही मूल महार कम्युनिटी के लोगों ने इकट्ठा होकर 30 हजार की बहुत बड़ी सेना को पराजित कर दिया। जी हाँ, मेरा नाम है प्रतीक नायक। आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के अंदर। आज इतिहास की गाथा के अंदर हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के बारे में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक ऐसी बैटल थी जो पुणे के पास भीमा नदी के किनारे कोरेगांव नाम के एक युद्ध मैदान में, यानी कि एक गांव के मैदान में हुई थी। और इस बैटल का जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो खेला गया है इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। आप सभी को जानकारी होगी दोस्तों कि जब एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट चली राइट फ्रॉम 1775 टू 1782 या 1803 से लेके 1805 तक आते आते, तब तक मराठा संघ यानी कि मराठा कॉन्फेडरेसी के ऊपर ब्रिटिश हावी हो चुके थे। इसके बावजूद भी पेशवा बाजीराव टू कैसे भी करके अपनी सब्सिडरी लैंड्स जो उन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन के द्वारा अंग्रेजों के साथ की थी, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी का ही परिणाम था कि 1816-17 तक आते आते मराठा कॉन्फेडरेसी में क्रैक्स होने के बावजूद भी पेशवा बाजीराव टू ने प्लान किया कि हम अंग्रेजों के सामने संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष का ये परिणाम रहा कि जून 1817 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पेशवा बाजीराव टू को फिर सप्रेस किया गया और उनके साथ पुणे की एक संधि की गई। इस संधि के द्वारा उनमें पुणे के अंदर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है और साथों के साथों बाकी मराठे सरदार, जैसे कि ग्वालियर में बैठे सिंधियास, नागपुर में बेरार में बैठे हुए भोंसलेस और इंदौर में बैठे हुए होलकरों के साथ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना डोमिनेशन बनाने की कोशिश करती है। इस लड़ाई के बावजूद भी पेशवा जैसे तैसे करके अपने आप को रीएड्रेस करने की कोशिश करते हैं, अलायंसेस को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इसी का ही कल्मिनेशन हुआ ऑन 1 जनवरी 1818, एक ऐसी लड़ाई जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। पेशवा जैसे तैसे करके अपनी 28,000 के आसपास सेना को क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी याद रखेगा कि पेशवा जो है वो जून 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सबऑर्डिनेट हो चुके हैं। पुणे की संधि उनके साथ फिर से की गई थी और उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस को फिर से दोहरा दिया गया था। इस मराठा कॉन्फेडरेसी के अंदर गायकवाड़ जो पेशवा के एक टाइम के ऊपर साथी हुआ करते थे, अब वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इन सब के बावजूद भी पेशवा जो ब्रिटिश अलाई के रूप में या ब्रिटिश के साथ सब्सिडियरी अलायंस होने के बावजूद भी फिर से री अपने एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और इन्होंने ही अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हक्की पक्की रह गई। मेलकॉन नाम का एक जो ब्रिटिश रेसिडेंट था, उसने ताबड़तोड़ पुणे के अंदर मैसेज पहुंचाया कि पेशवा फिर से आ रहे हैं और वो पुणे को रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां हमने पेशवा को हटा दिया है और वही पेशवा हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेजों के पास रिसोर्सेस नहीं थे 1817-18 तक आते आते। क्यों? क्योंकि इस दौर के अंदर अंग्रेज फाइट कर रहे थे होलकर के साथ, इस दौर के अंदर अंग्रेज फाइट कर रहे थे सिंधिया के साथ, इस दौर के अंदर भोंसलेस को भी इन्होंने जस्ट इमीडिएटली सप्रेस किया था। इन सब के बावजूद भी ब्रिटिश वर एबल टू मोबिलाइज अराउंड 300 देयर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स जो गोरे थे, अंग्रेज थे, और इनकी मदद करने के लिए तकरीबन 500 के आसपास महार कम्युनिटी के सोल्जर्स खड़े हुए। ऐसे महार कम्युनिटी के सोल्जर्स जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फेवर में लिया था, उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको पहले से ही थोड़ी बहुत वी विल सी की कल्टीवेट करने की भी कोशिश की थी और टोटल मिला के 834 लोगों की सेना क्रिएट हुई। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एक साइड के ऊपर 834 लोगों की सेना और दूसरी साइड के ऊपर 28,000 के आसपास पेशवा की सेना, इन दोनों का क्लैश होता है भीमा नदी के किनारे कोरेगांव नाम के गांव में। आप समझ सकते हो कि ये बैटल एक स्क्यूड बैटल थी। किसके तरफ थी? पेशवा की तरफ थी। पर परिणाम आपको पता है कि कुछ और आता है और इस तरह से परिणाम आया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 1817 के एंड से जैसे ही पेशवा ने मोबिलाइज करने की कोशिश की और जैसे जैसे समय का पहिया आगे गया, वैसे वैसे अंग्रेजों को ये चीज समझ में आ गई थी कि हमें कैसे भी करके ये पेशवा को रोकना पड़ेगा। पेशवा की सेना के अंदर पेशवा खुद तो लीड कर रहे थे, पर पेशवा के एक बहुत ही एक्सपीरियंस मराठा कमांडर आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम है त्र्यंबक जी डेंगले। वो भी कह रहे थे कि पेशवा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेजों के पास 834 लोग हैं
उसमें 500 के आसपास महार रेजिमेंट के इन्फेंट्री की फोर्सेस थी जो महार कम्युनिटी से बिलोंग करती है, डिप्रेस क्लासेस से बिलोंग करती है। एक ब्रिटिश अधिकारी इनको चैनलाइज कर रहे थे, उनका नाम था फ्रांसिस टॉटन। नाम याद रखेगा दोस्तों, क्योंकि ये फ्रांसिस टॉटन एक ऐसे ऑफिशियल के रूप में निकल के आते हैं जिनकी यूथफुलनेस और उनकी विजडम के कारण ही शायद तक वी विल कम टू नो कि पेशवा जो है वो पराजित हुए। दोस्तों लड़ाई शुरुआत हो गई 1 जनवरी 1818 के दिन। पेशवा ने अपना एडवांस किया। ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि अब हालत खराब हो गई है। आर पार की अगर लड़ाई करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत के अंदर से ध्वस्त हो जाए। पेशवा के सामने जिस तरह से अटैक हो रहा था और पेशवा इनके ऊपर अटैक कर रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने एक ही चीज ऑफर की। वो कहा कि हम डिफेंस के ऊपर जाएंगे। 500 महार, 300 अंग्रेज, टोटल मिला के 800 के आसपास लोग हैं, 834 टू बी प्रिसाइज। इन सबों ने 28,000 की सेना का सामना करना था। ब्रिटिश ने एक हॉलो बॉक्स पॉटन बनाया। फ्रांसिस टॉटन और बाकी सारे महार सैनिकों ने इकट्ठे करके जैसे तैसे करके पेशवा की इन्फेंट्री और पेशवा के ऊपर जो पेशवा की कैवलरी फोर्सेस थी उसको रोकने की कोशिश की। एक के एक फोर्टिफिकेशन बनाई जाती है और कहानी पूरी तरह से बदल गई। सुबह से बैटल की जो शुरुआत हुई थी वो शाम तक आते आते पेशवा की सेना को समझ में आया कि दे वोंट बी एबल टू एंटर इनटू द ब्रिटिश स्ट्रॉन्गहोल्ड्स दैट ब्रिटिश हैज क्रिएटेड इन दिस कोरेगांव। ब्रिटिश ने इस पीरियड में भीमा नदी का सहारा लिया। ब्रिटिश को यह चीज बहुत क्लियर कट पता थी कि ज्योग्राफी कैन बी अवर अलाई, अगर हम इसको ठीक से अपने हिसाब से उसको अच्छी तरह से मोबिलाइज करें, और ब्रिटिश ये करने के लिए कामयाब भी रहे। दोस्तों सुबह से शाम तक ये लड़ाई हुई। ये लड़ाई का परिणाम ऐसा रहा कि मराठे फोर्सेस जो पेशवा की अध्यक्षता के अंदर लड़ रहे हैं, त्र्यंबक जी डेंगले जैसे मराठे सरदारों के साथ लड़ रहे थे, दे कुड नॉट स्टॉप और दे कुड नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स एंड द बैरियर्स दैट वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द महार सोल्जर्स। आप हक्के पक्के रह जाते हो। और उसके बाद महारों ने काउंटर अटैक किया। पेशवा की फोर्सेस को समझ में नहीं आया कि यार ये लोग सुबह से शाम तक डटे हुए हैं और शाम तक आते आते हमारे ऊपर अब अटैक किया जा रहा है। पेशवा की फोर्सेस में हड़पड़ाहट मच गई, खलबली मच जाती है, लोग दौड़ा दौड़ी कर देते हैं और परिणाम कुछ उल्टा निकल के आया। ये बैटल आर्टिलरी के साथ साथ ज्योग्राफी और टोपोग्राफी की भी बैटल थी, जहां पेशवा थ्रू आउट न्यूमेरिकली बहुत सुपीरियर थे। बाजीराव टू इस दौर के अंदर बहुत सुपीरियर थे और उन्होंने कहा था कि आर पार की लड़ाई होगी, पर ये ब्रिटिश और महारों की स्मार्टनेस थी जिसके बदौलत वी विल कम टू नो कि पेशवा की सेना का पराजय हुआ। दोस्तों मैं सेना की पराजय और सेना के अंदर क्या क्या प्रकार की घटना हुई थी उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट शाम तक हमें यह चीज प्रतीत हो रही थी कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों के फेवर में आ गई। दोस्तों अंग्रेजों ने फिर से दिखा दिया कि डिफेंस अगर आप अच्छी तरह से होल्ड अप कर पाते हो तो आपका कितना भी मजबूत और शक्तिशाली दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने आए, उसको कहीं ना कहीं थकावट के कारण और उसकी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स के कारण आप उसके ऊपर हावी पड़ जाते हो। फ्रांसिस टॉटन ने भारतीय इतिहास के अंदर अपना नाम अमर कर दिया था। दोस्तों ये फ्रांसिस टॉटन एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिसने ये कार्य किया है। ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो हमें ये आरकोट के अंदर भी देखने को मिलेगा। 1751-52 के अंदर जब सेकेंड कार्नाटिक वॉर का आगाज हो चुका था और आरकोट नाम की जगह जिसके ऊपर फ्रेंच डोमिनेशन आ चुका था, उसके ऊपर रॉबर्ट क्लाइव को 300 सैनिकों के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है और 2 महीने तक कंटिन्यूअसली सीज ऑफ आरकोट को रोकने की कोशिश करेगा, जहां चांदा साहिब जो कर्नाटक के तात्कालिक नवाब थे, फ्रांस की मदद से भारत के अंदर अपना दबदबा बना के बैठे हुए थे, उनको भी पराजित इसी तरह से किया गया है। वही कहानी फिर से रिपीट होती है। दोस्तों हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर पेशवा ने ये चीज समझी होती कि ब्रिटिश की डिफेंसिव लाइंस बहुत ही स्ट्रांग है तो शायद तक ये पॉसिबिलिटी होती कि पेशवा कोई और प्रकार की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते। खैर इस लड़ाई के परिणाम वर्ष हमको क्या देखने को मिलता है कि पेशवा का पराजय हुआ। पेशवा का पराजय हुआ और बड़ी बेरहमी से पेशवा की और मराठे फोर्सेस के ऊपर स्लॉटरिंग भी हुआ, क्योंकि अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और महारों की सेना का हाथ भारी हो गया। इन्होंने अपने हिसाब से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हुए, टेरेन का एडवांटेज लेते हुए, साथों के साथों अपनी आर्टिलरी और अपनी सुपीरियर स्किल्स को दर्शाते हुए ये फिर से प्रूव किया कि ब्रिटिश हमारे यहाँ न्यूमरिकली जो इंडियन राजा थे जिनकी संख्याएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी उनके ऊपर फिर से हावी पड़ते हैं। यूपीएससी ने इसके ऊपर आपको एक पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है। पीवाईक्यू के अंदर भी यूपीएससी ने यही पूछा था कि व्हाई डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी consisting of limited number of soldiers were able to defeat numerically more number of soldiers that were represented by the Indian monarchs। भारतीय राजाओं के पास सेना में शक्ति ज्यादा हुआ करती थी, इन सब के बावजूद भी भारत के राजाओं का पराजय हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्यों फायदा हुआ, वो क्यों जीत जाता है। इसमें भी आपको यही चीज देखने को मिलती है
खैर, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव खत्म होती है, उसके बाद पेशवा एक और बार बैटल ऑफ अष्टी के अंदर भी फिर से वापस आएंगे और रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। वो जनवरी के 20 तारीख के आसपास हुई है और कहानी उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि पेशवा बाजीराव टू को हम सत्ता में नहीं रहने दे सकते, क्योंकि ये पेशवा बाजीराव टू अगर सत्ता में रहे तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो फिर से ब्रिटिश के सामने रेजिस्टेंस करे। आफ्टर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव वी विल सी कि पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया जाता है और पेशवा को भेज दिया जाता है बिठूर, जो आज के कानपुर के पास आपको देखने को मिलेगा। ये बाजीराव टू आखिर के पेशवा के रूप में रहे, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पेंशन देती रही, पर उन्होंने पेशवा की जो पूरी गद्दी थी उसको अबॉलिश किया। भीमा कोरेगांव की ही बैटल थी जिसके बाद ये भी कहा गया कि आज के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी यानी कि मराठे संघ को कभी भी एक साथ रहने की अनुमति नहीं है। ब्रिटिश ने ये डिसाइड कर दिया था कि दे विल नॉट अलाउ द मराठा कॉन्फेडरेसी टू लिव टुगेदर, मतलब गायकवाड़, भोंसले, होलकर और सिंधियास और बाकी सारे मराठे सरदार जो एक ग्रुप के रूप में काम कर रहे थे, वहां से भी उनको हटा दिया गया। हम बात भीमा कोरेगांव की सिग्निफिकेंस के साथ साथ इसके अंदर एक और पॉइंट के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे और वो मुद्दा था कि भीमा कोरेगांव को भारतीय इतिहास में ऐसा भी कहते हैं और इसके इंटरप्रिटेशन के रूप में ये भी कहा जाता है कि भीमा कोरेगांव लेड टू द लिबरेशन ऑफ द महार्स। भीमा कोरेगांव लेड टू द लिबरेशन ऑफ द दलित कम्युनिटी, क्योंकि ये महार थे जो डिप्रेस क्लासेस के रूप में थे, जिनके लिए ये कहा गया कि ये लड़ाई के बाद उनको ऑपरेशन से उनको मुक्ति मिल गई। हम आज के मुद्दे के अंदर यही चर्चा करेंगे, क्या भीमा कोरेगांव लेड टू द लिबरेशन ऑफ द महार फ्रॉम द कास्ट ऑपरेशन? क्या जातिवादी और जातिवादी समाज से भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बाद जो महार कम्युनिटी है उनको लिबर्टी मिली? क्या सच्ची में ये घटना बनी थी, या वी विल सी कि ये महार वर्सेस पेशवा की कॉन्फ्लिक्ट को देखने की आवश्यकता है इसको इस तरह से? कुछ लोग इतिहास के अंदर भीमा कोरेगांव की लड़ाई को ऐसे भी देखते हैं कि पेशवा एक ब्राह्मण राजा के रूप में थे और महार एक दलित कम्युनिटी के लोग थे, तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट रेदर देन भीमा कोरेगांव हैज टू बी सीन विद अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव ऑफ इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एंड नॉट टू बी सीन विथ रिस्पेक्ट टू द कास्ट एंगल, जहां पेशवा और वी विल सी कि जो दलित या महार कम्युनिटी के लोग थे उनके कंटेक्स्ट में इसको देखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको हम लोग दलित वर्सेस ब्राह्मण कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देख सकते हैं और इसको देखने का नजरिया कहां से शुरू हुआ था। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और उसके बाद ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि भीमा कोरेगांव की जो कहानी है वो आगे कैसे चली। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। द पॉइंट नंबर 1, दैट इज it is seen as essentially a battle that led to the liberation of the Dalit community in India. दलित यानी कि जो महार कम्युनिटी है, जिनको लिबरेशन मिला, उनको लिबर्टी मिली, इनको इमेंसिपेशन मिला। अब आपको सवाल ये आता है कि ये व्यू कहाँ से आया है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी इसी के ऊपर चर्चा हो रही है, नेशन बिल्डिंग के ऊपर भी इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। तो चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि ये व्यू आया कहाँ से। दोस्तों, भारतीय इतिहास के डिस्कोर्स में थोड़ा बहुत चीजें बता देता हूँ कि ब्रिटिश ने हमेशा विक्टर्स को रिवॉर्ड किया। विक्टर्स को रिवॉर्ड करने के नाते उन्होंने भारतीय हिस्ट्री को जब हम लोग देखते हैं तो महार कम्युनिटी को हमेशा रिवॉर्ड दिया, क्योंकि आपने हमको पेशवाशिप खत्म करने में मौका दिया। महारों को उसके बाद रिकॉग्नाइज किया गया, महारों को एक मार्शल रेस के रूप में भी स्वीकारा गया कि भाई तुम तो एक योद्धा कौम के रूप में हो और तुमने हमारी मदद की है, तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी तुमको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तुम्हारे लिए एक रेजिमेंट का भी क्रिएशन किया जाता है अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। महार बड़े खुश हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे करके ये नैरेटिव को और स्प्रेड आउट किया गया कि ये लड़ाई खाली और खाली अंग्रेजों की पेशवा के ऊपर विक्ट्री नहीं थी, ये महारों की भी जाति प्रथा के विरुद्ध में एक विक्ट्री के रूप में कंसीडर की गई। और इसी डिस्कोर्स को 18 सेंचुरी के अंदर थोड़ा बहुत बढ़ाया गया 19 सेंचुरी के ट्रांजिशन में और 20वीं शताब्दी, खास करके 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी, नॉट 18 सेंचुरी। तो 1800s के बाद उसको और बढ़ाया जाता है और 20th सेंचुरी यानी कि 1920 तक आते आते उसको और पॉपुलराइज किया गया। ये पूरा का पूरा दलित डिस्कोर्स का पार्ट बनता है जब बाबा साहेब आंबेडकर इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पिक्चर में आए। जी हाँ, बाबा साहेब भीमजी आंबेडकर वो खुद महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उनके फादर अगर आप देखोगे तो ही वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी और उन्होंने पहली दफा वी विल सी कि जब वो ब्रिटिश सेना के अंदर थे तब उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्यों महारों की रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया है बाय द ब्रिटिश, क्यों महारों को नॉन मार्शियल रेस के रूप में दर्जा दिया गया है। इंटरेस्टिंगली महारों के साथ वी विल सी कि ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल का उपयोग किया था। कैसे किया था उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं, पर बाबा साहेब ने 1 जनवरी 1920 के, ये 20 या 1918 के बाद का ये पीरियड है, एग्जैक्टली 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे और उसके बाद ग्रेजुअली जब से बाबा साहेब एक्टिव हुए तो 1 जनवरी के दिन प्रिसाइसली वो ये भीमा कोरेगांव में जाया करते थे
और भीमा कोरेगांव, अगर आप मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो एक विक्ट्री पिलर आपको दिखेगा। ये विक्ट्री पिलर विजय स्तंभ वहां पे लगाया गया था। बाबा साहेब ने इस इवेंट को इस तरह से आइडेंटिफाई किया और कहा कि भाई ये तो दलित डिस्कोर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशवा जिस तरह से जाति व्यवस्था को प्रमोट करते थे और महारों को कभी इंक्लूड नहीं करते थे, महारों को हमेशा एक्सक्लूड किया गया है, इसी का ही परिणाम स्वरूप ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था उसको तोड़ा गया है। इसमें खाली अंग्रेज अकेले नहीं जीते, इसमें महारों को लिबर्टी मिलती है। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब और उनके जो साथी गण थे, खास करके जो दलित डिस्कोर्स है, उसमें इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि महारों के साथ जाति व्यवस्था में भेदभाव होता था, जरूर से होता रहा है। उस पीरियड के अंदर समाज ऐसा था जिसके परिणामवश विल सी की महारों को अनटचेबल्स के रूप में कंसीडर किया गया। खाने पीने से लेके, पीने के पानी से लेके, आपको पता होगा पब्लिक प्लेसेस में भी यहाँ पे तक डिस्क्रिमिनेशन था। वी विल फाइंड कि इस दौर के अंदर विशेष प्रकार के कपड़े और बहुत सारी चीजें थी जिसको लेके वी विल सी कि इनके साथ भेदभाव हुआ। तो बाबा साहेब आंबेडकर ने इसको ये आइडेंटिफाई किया है कि इट वॉज अ बैटल दैट वॉज फॉट फॉर द जस्टिस, ये न्याय की भी एक लड़ाई के रूप में थी। और पेशवा बिकॉज ब्राह्मण रूलर थे, चितपान ब्राह्मण होने के नाते उनके ऊपर यह आरोप लगता था कि आपने जो व्यवस्था क्रिएट की थी, इसी के ही परिणाम स्वरूप वी विल सी कि इसको ब्राह्मण वर्सेस पेशवा या ब्राह्मण वर्सेस दलित डिस्कोर्स के रूप में कंसीडर किया गया है। बट आप यही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो कुछ ऑथर्स और कुछ हिस्टोरियंस इसको डिनाई करते हैं। ये क्यों डिनाई करते हैं? क्योंकि इन सब का ये मानना है कि इट वॉज नॉट अ बैटल दैट वॉज फॉट फॉर द लिबरेशन ऑफ द दलित्स अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन ऑफ द पेशवा। इनफैक्ट जादूनाथ सरकार बहुत ही एमिनेंट हिस्टोरियंस रहे हैं। जादूनाथ सरकार ने बहुत ही क्लियर कट बताया है कि ब्रिटिश जो थे वो महारों का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने हमेशा इंडियन सोसाइटी के अंदर जो फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। महारों के साथ भी यही हुआ है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता रहा था कि ब्रिटिश के द्वारा महारों के लिए एक रेजिमेंट बनाई गई 1857 और उसके कंसिक्वेंट पीरियड के बाद महारों ने भी आवाज उठाने की शुरुआत की अंग्रेजों के सामने, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ देम गेटिंग इनटू द ब्रिटिश आर्मी एंड द ब्रिटिश रेजिमेंट, दे वर स्टिल गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड इन द नेम ऑफ सैलरी, इन द नेम ऑफ प्रमोशन, इन द नेम ऑफ गेटिंग गुड ट्रीटमेंट, इन द नेम ऑफ फूड एंड मेनी अदर थिंग्स अराउंड। और शायद इसी का ही परिणाम था कि ये जो महार फोर्सेस थे, इन्होंने 57 के बाद जब आवाज उठाया तो ब्रिटिश ने इनको डिसबैंड कर दिया। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद सब्सिक्वेंट जब क्राउन टेक ओवर करता है भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, ये महारों को नॉन मार्शियल रेस के रूप में आपने क्लासिफाई किया था। तो जादूनाथ सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो इसको कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट वॉज फॉट अगेंस्ट द ब्राह्मण्स एंड बाय द दलित कम्युनिटी पीपल एंड प्रिसाइसली महार्स। इनफैक्ट ब्रिटिश वर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक इन दिस मैटर। जादूनाथ सरकार ने वहां तक लिखने की कोशिश की है कि ब्रिटिश हमेशा भारत के जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है या ऐसे सेक्शंस जिनके यहाँ पे फॉल्ट लाइंस क्रिएट किया जा सकता है, उसका उपयोग करते थे टू कॉन्क्वेस्ट इंडिया। भारत के ऊपर जीत हासिल करने के लिए ये सब चीज की गई है। रिलीजन की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना हो, धर्म की, समाज की, जाति प्रथा की, एथनिसिटी की, इन सब को उपयोग करने की कोशिश की है। रियलिटी अगर आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ये कास्ट इमेंसिपेशन के रूप में देखा गया है और इसको इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण वर्सेस महार कॉन्फ्लिक्ट के रूप में था और ब्रिटिश ने पेशवाओं को पराजित करके ब्राह्मण रूल को एंड किया है, पर क्या इससे पेशवाओं की पराजय हुई, ब्राह्मण रूल का एक तरह से आप देखते हो एंड हुआ, पर क्या महारों का अपलिफ्टमेंट हुआ? क्या ब्रिटिश चाहते थे कि महार कम्युनिटी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते? ये तो आजादी के बाद हमारे द्वारा अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज को लागू किया गया, तब जाके सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज आई, आर्टिकल 17 लागू किया, तब जाके अनटचेबिलिटी एंड हुई। अगर ब्रिटिश इतने ही चिंतित थे भारतीय हिस्ट्री को लेके और इसको जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और थ्रू आउट द नेशनल मूवमेंट इस तरह का एक चेहरा तैयार किया गया कि महार यानी कि जो डिप्रेस क्लासेस है, अनटचेबल कम्युनिटी के रूप में जो लोग हैं उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, ये क्यों करना था साहब? तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज दिस ओनली। इनफैक्ट ब्रिटिश वांटेड टू प्ले दिस एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर दिस फॉल्ट लाइन, और शायद इसी का ही परिणाम था जब इसको नकारा जा सकता है। भारतीय इतिहास में हमेशा चीज याद रखेगा दोस्तों कि इट वॉज नेवर अ ब्राह्मण वर्सेस महार कॉन्फ्लिक्ट, राइट? ये ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का ग्रेटर पार्ट हुआ करता था। आप देखिए कि इट वॉज पार्ट ऑफ द एंग्लो मराठा वॉर्स।
पेशवा वॉज कंटिन्यूसली रेजिस्टिंग। 1816 में एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हो गई थी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। 1816 में पहले पिंडारियों को सप्रेस किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। उसके बाद कंटिन्यूसली मराठा सरदारों को एक एक करके टाइट किया जा रहा है बाय वन और द अदर रीजंस। इनफैक्ट भोंसलेस को जब इन्होंने खत्म किया तो उनकी फैमिली के अंदर ही फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट किया गया था। इसके पहले भी अगर आप एंग्लो मराठा वॉर की हिस्ट्री जानते हो, 1802 के अंदर यही पेशवा बाजीराव टू के द्वारा जब बसीन की गई थी तो वो भी फॉल्ट लाइन्स के रूप में ही थी। तो पेशवा की फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लोर करना अंग्रेजों को आता था। इसके लिए कभी भी आप इसको इस तरह से मत देखिएगा कि इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट लेड टू द इमेंसिपेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, द महार कम्युनिटी अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल पेशवा रूल। इट वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। रियलिटी क्या थी दोस्तों? पेशवा की सेना के अंदर भी सैकड़ों लोग आपको देखने को मिलेंगे जो और भी कम्युनिटीज से थे। पेशवा की सेना के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि देयर वर सोल्जर्स हु बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुपिंग्स, देयर वर मराठा सोल्जर्स, देयर वर सम काइंड ऑफ राजपूत सोल्जर्स, देयर वर सोल्जर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड एथनिसिटी, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के जो बैकवर्ड क्लासेस के वर्ग थे, ऐसे वर्ग जो नोमेडिक क्लासेस थे, वो भी पेशवा की सेना के अंदर काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पेशवा की सेना खाली एक्सक्लूसिव ब्राह्मणों से बनी है। अगर पेशवा की सेना एक्सक्लूसिवली ब्राह्मणों से बनी होती तो ये चलो मान भी सकते हैं कि शायद तक विल सी कि इट वाज अ ब्राह्मण वर्सेस महार कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको ब्राह्मण वर्सेस महार कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। ब्रिटिश लेवरेज क्रिएट करना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने ये महारों की पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को इस तरह से पेश करने की कोशिश की। तो हमेशा दोस्तों याद रखेगा कि आज के तारीख में और आज के हम लोग हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इसको डिनाई करते हैं। इंटरेस्टिंगली सवाल यहां से आता है कि तो भाई इसका मिडल अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या भीमा कोरेगांव की लड़ाई को इस तरह से देखने की आवश्यकता है कि इससे महारों की लिबरेशन हुई थी, उनको इमेंसिपेशन मिला था? तो इसके ऊपर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी कुछ और कहती है। इवन महाराष्ट्र के जो ऑथर्स है उन सबका भी इस तरह से ही ये मानना है कि ये कास्ट और कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट के कंटेक्स्ट में देखने की आवश्यकता है। ये भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है जिसमें महारों का साथ लिया जाता है बाय द ब्रिटिश, वो एक ट्रांजैक्शनल बिजनेस के रूप में था। ट्रांजैक्शनल बिजनेस का मतलब ये है कि ब्रिटिश वांटेड टू हैव अ ट्रांजैक्शन। जैसे बैटल ऑफ प्लासी के अंदर क्या हुआ, आप याद करिए कि मीर जाफर का एक ट्रांजैक्शन किया गया बाय रॉबर्ट क्लाइव, राइट? इसके लिए के एम पानीकर इतिहास के अंदर लिखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी वाज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द बैंकर्स मीर जाफर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जगत सेठ जैसे बैंकर्स है ना, वैसे ही भीमा कोरेगांव भी एक मिलिट्री ट्रांजैक्शन था। महारों का कुछ जगह के ऊपर उपयोग किया गया, उनको सप्रेस किया गया, उनकी सेना को डिसबैंड कर दिया गया, उनको कोट अनकोट नॉन मार्शियल रेस का दर्जा दे दिया गया कि भाई आप तो योद्धा हो ही नहीं। अरे जो मराठे कल तक, जो महार कम्युनिटी कल तक तुम्हारे लिए युद्ध कर रही थी, तब आप उसको कह रहे हो कि आप योद्धा नहीं हो। आप उनको ये कह रहे हो कि आप लड़ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने आपके सामने बगावत कर दी। इस बेसिस के ऊपर से हम कभी भी इसको नहीं मानते हैं। सिंबॉलिकली ये बैटल बहुत ही रेलेवेंट रहा है, नो डाउट, क्योंकि ये दलित डिस्कोर्स का पार्ट है। आज की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी हमेशा जब दलितों की इमेंसिपेशन की बात होती है, शेड्यूल कास्ट की लिबर्टी की बात होती है, उनको कास्ट ऑपरेशन से मुक्ति की बात होती है, तो इसको एक सिंबल के रूप में कंसीडर किया गया है। ये प्लेस अगर आप भीमा कोरेगांव की विक्ट्री पिलर को भी देखोगे तो इसको बड़ा हाईलाइट किया गया है। हाईलाइट करके लोग पिलग्रिमेज के ऊपर आज जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 साल और 205 साल से ऊपर हो गए उसको, 206 साल से ऊपर। बट वी विल कम टू नो कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको लेके हिस्ट्री में डिबेट बहुत हो रहा है, और ये डिबेट के अंदर हमारी जो आज की नेशन बिल्डिंग की जो आवश्यकता है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, राइट? तो हमेशा हमको इतिहास के अंदर से ये चीज सीखनी है। इनफैक्ट ये मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रहा हूं कि क्यों इसको दलित वर्सेस ब्राह्मण कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्योंकि पेशवाओं को ब्राह्मण कहा गया है और पेशवास बड़े डिस्क्रिमिनेटेड थे। इनफैक्ट कुछ घटनाएं महाराष्ट्र में ऐसी बनी हैं जहां डिप्रेस क्लासेस के गुरुओं के द्वारा ब्राह्मणों को ट्रेनिंग भी मिलती है। मतलब काइंड ऑफ उल्टा केस आपको मिलेगा। सो वी विल फाइंड कि देयर वाज अ लीडर कॉल्ड एज वासुदेव बळवंत फड़के। वासुदेव बळवंत फड़के ने 1879 में ब्रिटिश सरकार के सामने पुणे के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह किया था जिसका नाम है रामोशी विद्रोह। ये रामोशी विद्रोह के परिणाम अगर आप दोस्तों इतिहास के अंदर देखोगे तो उनके गुरु हुआ करते थे मांग, है ना? उनके गुरु मांग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंड इंटरेस्टिंगली उनके गुरु जो मांग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इन गुरु वो खुद भी इनफैक्ट है ना, वो डिप्रेस्ड क्लास की इक्विवेलेंट कम्युनिटी थी।
उसके बावजूद भी उनको ट्रेनिंग मिल रही है। तो अगर ऐसा ही होता, कास्ट फॉल्ट लाइन्स होती, तो आपको क्यों ये चीज़ मिलती कि भई जहाँ एक डिप्रेस्ड क्लासेस का व्यक्ति एक दूसरे नॉन या अपर क्लास को, काइंड ऑफ अपर कास्ट को वीएलसी की ट्रेन कर रहा है, वहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट था। तो कॉन्फ्लिक्ट आपको इस तरह से नहीं देखने को मिलता। इंटरेस्टिंगली महारो की रेजिमेंट को डिसबैंड रखा गया। रामजी आंबेडकर ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया, बाबा साहब के फादर ने, कि भई हमारी जो रेजिमेंट थे वो कब फिर से आप रीएस्टैब्लिश करोगे। अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स के ट्रांजिशन में ये फिर से रीएस्टैब्लिश की महार रेजिमेंट को। क्यों? क्योंकि उनको आवश्यकता हो गई थी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर 1914 से 1918 और दूसरा 1939 से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आवश्यकता हुई, इनको जब मैन पावर की जरूरत पड़ी, तो फिर से महार रेजिमेंट को रिवाइव किया गया। तो दोस्तों, आप हिस्ट्री के अंदर इसको कभी भी कास्ट एंगल से मत देखिएगा सर, ठीक है। भारत के इतिहास में नो डाउट भीमा कोरेगांव दलित डिस्कोर्स में कास्ट मूवमेंट के अंदर बहुत ही हाईलाइट किया गया है और इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है कि इट वाज अ रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल ऑपरेशन। बट यू हैव टू सी दिस पार्ट कि इसको कास्ट के फ्रेम से देखने में दिक्कत क्या है। आप ग्रेटर जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट को भूल जाते हो, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट को भूल जाते हो। इनफैक्ट ब्रिटिश ने कभी भी महारों को लिबर्टी नहीं दी। ब्रिटिश ने कभी भी महारों के पॉइंट ऑफ से अफर्मेटिव एक्शन नहीं दिया। ब्रिटिश ने कभी भी डिप्रेस क्लासेस के लेके एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज भी पास नहीं किए। ये बाबा साहेब आंबेडकर थे जिन्होंने जाके आंदोलन किया, वो भी वी विल फाइंड कि ब्रिटिश फ्रेमवर्क है। तो उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने कास्ट सिस्टम के रिफॉर्म्स को लेके आवाज नहीं उठाई। अगर वो इतने ही चिंतित होते और दलित डिस्कोर्स को लेके, कास्ट एंगल को लेके, ये जो ब्राह्मण वर्सेस महार कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, ब्राह्मण वर्सेस दलित कॉन्फ्लिक्ट के रूप में इसको दिखाने की केस की जा रही है, ये बहुत गलत तरह से है सर, ठीक है। तो कहने की बात मेरी यह है कि नो डाउट बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी, इट हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ, इनफैक्ट दिस साइट हैज बीन अ पॉइंट ऑफ पिलग्रिमेज, है ना। लोग हजारों लोग साल में, और खास करके 1 जनवरी के दिन एवरी ईयर लोग यहाँ पे जाते हैं और रिकॉल करते हैं कि भाई देखो, हमने पेशवाओं का अंत किया। पर हमें यह भी देखना है कि ये पेशवाओं का अंत किस कॉस्ट के ऊपर होता है। पेशवा क्या खाली समाज और जाति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लड़ाई कर रहे थे, या पेशवा ब्रिटिश रूल के सामने लड़ाई कर रहे थे? और पेशवाओं के अंत के बाद क्या हुआ? ना महारों को लिबर्टी मिली, ना ही भारत के अंदर जो पूरा का पूरा सबसे बड़ा साम्राज्य था उसका अंत हो गया और ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया सार्थक होता है। दोस्तों, नेशंस आर मेड ऑन द सोसाइटीज व्हेन दे कम टुगेदर। राष्ट्रों का निर्माण अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं जब इकट्ठे होते हैं, तब जाके राष्ट्र की फीलिंग आती है। नो डाउट हमारे इतिहास के अंदर सैकड़ों घटनाएं ऐसी है जिसके ऊपर डिबेट, चर्चा का मुद्दा होता रहेगा। पर भविष्य के राष्ट्र को अगर हमें मजबूत करना है, इंडियन नेशनहुड की फीलिंग को मजबूत करना है, तो हमें जाति आधारित, धर्म आधारित राष्ट्रवाद से बाहर आने की आवश्यकता है। इस बेसिस के ऊपर मैं कंक्लूड करता हूं और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या आप बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को एक जस्टिस की लड़ाई के रूप में देखते हो कि इससे न्याय मिला था महारों को, और मिला होता तो महारों का अपलिफ्टमेंट हो जाता, दलित कम्युनिटी का बहुत एडवांसमेंट हो जाता, पर वो पूरे पूरे ब्रिटिश कार्यकाल में नहीं हुआ है, याद रखेगा। या इसको एक कॉलोनियल पॉलिसी के रूप में देखते हो जहां ब्रिटिश वर एबल टू एक्सप्लॉइट द फॉल्ट लाइन्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड इवेंचुअली क्रिएट अ रिफ्ट, eventually leading to a condition where they were able to conquer India, abolish the confederacy of Peshwa, and then the British conquest of India became a reality। यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। मेरा नाम है प्रतीक नायक। आपको इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कैसी लगी मुझे बताना, और अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार की डिस्कशंस हम डेप्थ के साथ करें, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताइएगा अपने ओपिनियंस के बारे में, और खुद भी रखिएगा अपने ओपिनियन कि आप इस लड़ाई को कैसे देखते हो। Do like, share and subscribe. Thank you very much. Let's crack it. Jai Hind.